हेलो गाइस, स्वागत है आपका कोरियन ड्रामा एक्सप्लेनर चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं टैक्सी ड्राइवर सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन के बारे में। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक केस के बारे में बताया जाता है जिसके सस्पेक्ट जेल में होते हैं और उन पर औरतों से जबरदस्ती पोर्न शूट करवाने का इल्ज़ाम होता है। पूरे देश की मीडिया की नज़र उस केस पर होती है और वह न्यूज़ में छाया रहता है। फिर हमें जेल का सीन दिखाया जाता है जहां तीनों सस्पेक्ट कैद होते हैं और उसी जेल में किम दोगी को दिखाया जाता है। केस की सुनवाई के दिन उन्हें ले जाया जा रहा होता है और उसी बस में किम दोगी को ले जाया जाता है। वो सब बैठे बातें कर रहे होते हैं और उनका लीडर बताता है कि आज उनकी जमानत होने वाली है और इस बात पर उसने बहुत पैसे खर्च किए हैं। वो उन्हें ये भी बताता है कि उसे अगले 2 साल की सब्सक्रिप्शन फीस कैश में मिल चुकी है। वो उन्हें एक लॉकर नंबर बताता है और कहता है कि इसके अंदर पैसे आ चुके हैं और बाहर निकलने के बाद वो फिर से ऐश की ज़िंदगी जिएंगे। वो सब बातें कर रहे होते हैं और खुश होते हैं। तभी किम दोगी कहता है कि उन्हें अपनी सीट बेल्ट लगा लेनी चाहिए। वो सब उसकी बात मान जाते हैं और अपनी सीट बेल्ट लगा लेते हैं। तभी बस को एक झटका लगता है और बस पलट जाती है। बस के पलट जाने के बाद किम अपने हाथ खोल लेता है और चाबी उन दोनों को देते हुए कहता है कि अगर वो अपनी जान बचाना चाहते हैं तो उन्हें इस बस से निकल जाना चाहिए। वो अपने हाथ खोलकर जब बाहर निकलते हैं तभी एक डिलक्स टैक्सी वहां आती है और टैक्सी का ड्राइवर उन्हें अंदर बैठने के लिए कहता है। ये ड्राइवर और कोई नहीं बल्कि किम दोगी होता है। वो तीनों टैक्सी में आते हैं और किम दोगी खुश होने का नाटक करता है। वो कहता है कि अब उन्हें जेल से छुटकारा मिल गया है। अपनी आज़ादी का जश्न मनाने के लिए किम उन तीनों को एक ड्रिंक देता है जिसे पीकर उन तीनों को नशा हो जाता है और वो बेहोश हो जाते हैं। बेहोश होने के बाद रात को जब उन्हें होश आता है तो वो एक रूम में बंद होते हैं जहां टीवी पर न्यूज़ चल रही होती है कि उन तीनों को भगोड़ा करार कर दिया गया है और पुलिस उन्हें पकड़ने की कोशिश में लगी हुई है। उन्हें न्यूज़ से पता चलता है कि भागने के कारण उन्हें उम्र कैद की सज़ा भी हो सकती है। ये सुनकर वो डर जाते हैं और कमरे में पड़े फ़ोन से पुलिस को फ़ोन मिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहां पुलिस की रेड पड़ जाती है और इन तीनों को पकड़ लिया जाता है। ये सब नज़ारा दूसरी बिल्डिंग की छत पर दूर खड़े होकर रेनबो टैक्सी की टीम देख रही होती है। वो सब ये देखकर खुश हो रहे होते हैं। वो आपस में बात करते हैं तो मिस्टर क्योंग मिस्टर चुल से कहते हैं कि मुझे उनकी ये सजा अच्छी नहीं लग रही। तो गोउन बताती है कि मिस्टर जैंग उस लॉकर से पैसे निकालने गए हैं और जेल में अब उनकी जिंदगी आसान नहीं होगी। ये सुनकर वो सब खुश हो जाते हैं और अपने मिशन में सक्सेसफुल होने के बाद खुशी खुशी वहां से चले जाते हैं। फिर हमें मिस्टर जैंग को दिखाया जाता है जो लॉकर से पैसे निकाल रहे होते हैं और वहां से पैसे निकालने के बाद गोउन को बताते हैं। गोउन जब सबको ये खुशखबरी देती है तो वो सब खुश हो जाते हैं और वहां से चलने की तैयारी करते हैं। फिर हमें 2 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां रेनबो टैक्सी की टीम बातें कर रही होती है। वो सब अपने अपने काम पर वापस जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। मिस्टर क्यूंग और मिस्टर चुल अपने पुरानी जॉब पर वापस जाने की बात करते हैं तो गोउन कहती है कि वो पुलिस का एग्ज़ाम देगी। किम कहता है कि वो अभी कुछ दिनों तक घूमना चाहता है। मिस्टर जैंग उन सबका थैंक यू करते हैं और फिर वो एक दूसरे से विदा लेते हैं। इतने में पुलिस रेनबो टैक्सी के ऑफिस पर रेड मारने के लिए आ जाती है। जब तक वो उनके ऑफिस में पहुंचते हैं तब तक रेनबो टैक्सी की पूरी टीम जा चुकी होती है और उन्हें सिर्फ मिस्टर जैंग वहां मिलते हैं। पुलिस वाला मिस्टर जैंग से उनकी टीम के बारे में पूछता है तो मिस्टर जैंग कहते हैं कि वो सब कुछ उनका प्लान था और उन्होंने अकेले ही सब कुछ किया। ये बात सुनकर पुलिस उन्हें अरेस्ट करके ले जाती है। फिर हमें 1 साल पुराना फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब हमें मिस्टर जैंग को दिखाया जाता है जो अपनी एक टैक्सी को ठीक कर रहे होते हैं। उनसे एक आदमी बातें कर रहा होता है और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि मिस्टर जैंग को उनके सारे इल्जाम से बरी कर दिया गया है। वो आदमी बातें करता है और कहता है कि वो किसी को काम पर क्यों नहीं रखते। तो वो कहते हैं कि वो अपने आप को बिजी रखना चाहते हैं ताकि वो दूसरी बातों के बारे में ना सोचें। तभी वहाँ किम दोगी अपनी टैक्सी लेकर आता है। फिर हमें 1 साल पुराना फ्लैशबैक दिखाया जाता है। मिस्टर जैंग अपनी एक टैक्सी ठीक कर रहे होते हैं और एक आदमी उनसे बात कर रहा होता है। बातों बातों में हमें पता चलता है कि मिस्टर जैंग के ऊपर लगे सारे इल्जाम दूर हो चुके हैं और वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी
रहे हैं। तभी वहाँ किम दोगी अपनी टैक्सी लेकर आता है और वो दोनों कुछ देर बातें करते हैं। मिस्टर जैंग से किम पूछता है कि वो मिस्टर चुल और मिस्टर क्योंग के साथ सही से बात क्यों नहीं करते। तो मिस्टर जैंग कहते हैं कि वो चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ अच्छे से इंजॉय करे, वो नहीं चाहते कि उन पर कोई खतरा आए, इसीलिए वो उन्हें खुद से दूर रखना चाहते हैं। फिर किम मिस्टर जैंग से पूछता है कि अगर ऐसा है तो वो उसे दूर जाने को क्यों नहीं कहते। तो मिस्टर जैंग कहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उन्होंने उसे अकेले कर दिया तो वो खुद ही एक काम करना शुरू कर देगा और वो ऐसा नहीं चाहता कि वो अकेले काम करे, इसलिए वो उसे अपने पास ही रखते हैं। फिर हमें डीलक्स टैक्सी के बाकी मेंबर्स को दिखाया जाता है। सबसे पहले हमें मिस्टर चुल को दिखाया जाता है जो एयरक्राफ्ट कंपनी में काम कर रहे होते हैं और अपने मिशन में सक्सेसफुल होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीलक्स टैक्सी की बात कर देते हैं और हमें पता चलता है कि वो अभी भी अपने रेनबो टैक्सी के काम को मिस करते हैं। फिर हमें मिस्टर ग्युंग को दिखाया जाता है जो अपनी जॉब पर होते हैं लेकिन उनका मन लग नहीं रहा होता, वो भी रेनबो टैक्सी को मिस कर रहे होते हैं। फिर हमें गोउन को दिखाया जाता है जो पुलिस वाली बन चुकी है और लोगों की मदद करना चाहती है, लेकिन जब वो ऐसा नहीं कर पाती तो वो निराश हो जाती है। कुल मिलाकर वो सब अपनी पुरानी जॉब को मिस कर रहे होते हैं। फिर हमें मिस्टर जैंग को दिखाया जाता है जो डीलक्स टैक्सी के स्टिकर्स जगह जगह लगा रहे होते हैं ताकि वो किसी ज़रूरतमंद की मदद कर सकें। फिर हमें गोउन को दिखाया जाता है जो पुलिस स्टेशन से जा रही होती है और तभी उसे एक आदमी मिलता है जो अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। उनके हाथों से वो पैम्पलेट गिर जाता है और गोउन का पैम्पलेट वापस लौटा देती है। वो उस आदमी की मदद करने की कोशिश करती है लेकिन उसकी सीनियर आ जाती है और उसे काम करने के लिए कहती है। फिर हमें उसी फादर को दिखाया जाता है जो अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं और जब वो कामयाब नहीं होते तो सुसाइड करने का फैसला लेते हैं। वो पुल पर खड़े हो जाते हैं और कूदने की तैयारी करते हैं कि तभी उन्हें डीलक्स टैक्सी का स्टिकर दिखाई देता है और वो उसे कॉल करते हैं। मिस्टर जैंग बात होने के बाद किम दोगी को मैसेज करते हैं और किम दोगी अपनी डीलक्स टैक्सी लेकर वहां पहुंच जाता है। वो उस फादर को पिक करता है और उनकी पूरी बात को सुनता है। उनका नाम मिस्टर ली होता है। मिस्टर ली बताते हैं कि उनकी पत्नी की बहुत समय पहले ही मौत हो गई थी और उन्होंने अकेले ही उसे पाला है। उन दोनों बाप बेटे के बीच बहुत प्यार था और वो उसे काफी मेहनत करके पाल रहे थे। वो कहते हैं कि दोंगजे उनका बहुत अच्छा बेटा था। एक दिन वो काम कर रहे थे और तभी वहाँ एक आदमी आया जो कॉन्ट्रैक्ट के पैसे मांग रहा था, लेकिन वो उस समय उसे पैसे नहीं दे पाए। उस कॉन्ट्रैक्टर ने उन्हें धमकी दी जो उनके बेटे ने सुन ली। ये सुनकर उसके बेटे को काफी बुरा लगा। उस कॉन्ट्रैक्टर से बात खत्म करने के बाद उसके डैड अंदर आए तो दोंगजे ने अपने डैड से बात की। वो कहता है, डैड मुझे फॉरेन में स्टडी करने का मौका मिल रहा है, मैं वहाँ एक एक्सचेंज स्टूडेंट के तौर पर जाऊँगा। ये सुनकर उसके डैड खुश हो जाते हैं। दोंगजे कहता है कि ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम लोगों को मिलती है और वो वहाँ जाना चाहता है। अपने बेटे की खुशी के लिए मिस्टर ली मान जाते हैं और उसे भेजने की तैयारी करते हैं। जाने से पहले दोंगजे अपने डैड को एक स्मार्ट वॉच गिफ्ट करता है और कहता है कि डैड ये आपको आपकी मेडिसिन का टाइम याद दिलाती रहेगी। दोंगजे अपने डैड से कहता है कि वो उन्हें डेली कॉल करेगा। ये सुनकर वो खुश हो जाते हैं। कुछ दिनों तक दोंगजे और उसके डैड की सही से बात होती है, लेकिन कुछ दिनों बाद दोंगजे का कॉल आना बंद हो जाता है और वो मैसेज पर ही अपने डैड का रिप्लाई करता है। फिर एक दिन मिस्टर ली को वही कॉन्ट्रैक्टर मिल जाता है और वो उसे कहते हैं कि वो जल्द ही उसके पैसे दे देंगे। तो वो कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि उसके बेटे ने सारा रेंट चुका दिया है। ये सुनकर मिस्टर ली चौंक जाते हैं और दोंगजे के दोस्तों से बात करते हैं। दोंगजे के दोस्तों से उसके डैड को पता चलता है कि दोंगजे 2 साल के लिए पढ़ने के लिए नहीं बल्कि वहाँ जॉब करने के लिए गया है। ये बात सुनकर वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं और घर आकर दोंगजे के पेपर्स में उन्हें एक फॉर्म मिलता है जो जॉब एप्लीकेशन का फॉर्म होता है। वो अपने बेटे को मैसेज करते हैं कि वो उसे लेने आ रहे हैं और वो वियतनाम पहुँच जाते हैं। जब वो उस एड्रेस पर जाते हैं जो इस फॉर्म में दिया होता है तो उन्हें वहाँ एक खाली बंद पड़ी बिल्डिंग मिलती है। ये देखकर
वो चौंक जाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद उनके पास एक कॉल आता है जिसमें दोंगजे अपने डैड से कहता है, डैड उसे बचा लीजिए, उसकी जान खतरे में होती है। इतने में ही फोन कट जाता है और उसके डैड बहुत परेशान हो जाते हैं। कोरिया वापस आकर वो पुलिस से मदद मांगते हैं लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पाती। पुलिस कहती है कि उनका बेटा उन्हें छोड़कर भाग गया है और इस मामले में वो कुछ नहीं कर सकते। एक पुलिस वाला मिस्टर ली से कहता है कि मिस्टर ली, आपके बेटे ने आपको कांटेक्ट करने से मना किया है और हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। आपको अब ये बात मान लेनी चाहिए कि आपका बेटा आपको छोड़कर चला गया है। मिस्टर ली उसकी बात पर विश्वास नहीं करते और कहते हैं कि अगर पुलिस उसके बेटे को नहीं ढूंढ सकती तो वो खुद उसे ढूंढेंगे। वो पैम्पलेट छपवाकर हर जगह अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब वो अपने बेटे को ढूंढ रहे होते हैं तो कुछ दिनों बाद उनके पास अपने बेटे का लेटर आता है जो एक सुसाइड नोट होता है, जिसे देखकर उसके डैड टूट जाते हैं और उसी पुलिस ऑफिसर के पास जाते हैं। वो पुलिस ऑफिसर उन्हें बताता है कि उसके बेटे ने कोरियन एम्बेसी को कॉल किया था और उसने कहा था कि वो एक इल्लीगल गैम्बलिंग प्लेस पर काम करता है और वो नहीं चाहता कि उसके डैड उसे कांटेक्ट करे। ये सुनकर उसके डैड को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगते हैं।